Very good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ रहे थे, जो आपकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, और उसमें डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद में श्रोडिंगर इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड में, उसको हमने आर थीटा फाई में लास्ट क्लास में चेंज किया था। उसके अलावा क्वांटम नंबर्स हैं, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। और एक हमने एनर्जी जो रेडियल प्रोबेबिलिटी, जो रेडियल वेव फंक्शन होता है, हमने जो एक वेव फंक्शन था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के बाद आर थीटा फाई का जो वेरिएबल्स का फंक्शन था, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था लास्ट क्लास में। एक था रेडियल वेव फंक्शन और एक कोणीय या एंगुलर वेव फंक्शन। तो जो रेडियल वेव फंक्शन है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके जो ग्राफ मिलते हैं रेडियल ग्राफ्स, वो भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो कोणीय वेव फंक्शन था, उसका दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में। जस्ट मिनट, मैं स्लाइड शेयर कर दूं आपके साथ। तो ये त्रिज्य फलन आलेख थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे, इनके बारे में भी ये सब हम पढ़ चुके थे। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये मैंने लास्ट टाइम को बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ना। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है, कर्व हैं, ये होते क्या हैं बेसिकली। तो अगर हम देखें तो जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे वो थे रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व जिन्हें कहेंगे, या रेडियल फंक्शन ग्राफ जिन्हें हमने कहा, त्रिज्य फलन आलेख। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रायिकता वितरण कर्व या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्र हैं जो हमें काफी इंफॉर्मेशन देते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में, और उसको समझने में हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि ऑर्बिटल बेसिकली है क्या। ऑर्बिटल जैसा हम बोहर के द्वारा समझ पाए थे जो शेल के बारे में, कि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर E1 के हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, गोल एक के बाद एक गोला। तो हमारे विचार में ऐसा है कि एक एक बीच में एक सेंटर में एक न्यूक्लियस है यहाँ पर। जस्ट मिनट, ओके। तो उससे समझ में आता है जैसे कि सेंटर में यहाँ एक गोला है, जो कि ये गोला है अगर 2D में हम समझे तो, और उसके चारों ओर, हाँ, ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया। तो ऐसे के बाद एक गोला है, गोले के बाद गोला है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इस तरह बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ये अपन समझे थे, बट दिस इज नॉट एक्चुअल सिचुएशन। ये एक्चुअल नहीं है। आसान तो दिखता है बट ये एक्चुअल है नहीं। उसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत इजीली समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल के अंदर। तो ये है क्या बेसिकली, ये है कि एक कोई न्यूक्लियस है सपोज, ये हमारे पास, ठीक है। और इससे आर दूरी पर, मैं यहाँ बगल में ग्राफ बना लेता ताकि फिगर नहीं भूले, ये फिगर बना लेते हैं अपन, सॉरी। तो ये आर डिस्टेंस है, और आर डिस्टेंस, ये सेंटर है इसका, न्यूक्लियस है सपोज, और आर डिस्टेंस है, उसके बाद एक डी आर जो मोटाई है इस परत की, ये डी आर मोटाई है परत की, ठीक है। दो चीजें हो गई, आर दूरी पर डी आर मोटाई की एक परत है। तो आर से यहाँ आर से ये डी आर तक, ये जो जगह है, दिस वन, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, ये इससे निकालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि साई का कोई सार्थकता नहीं होती है। साई सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स में वेव नेचर होता है, ठीक है। सिर्फ ये, इससे ज्यादा कुछ साई नहीं बता रहा है। बट जैसे हम बात करते हैं साई स्क्वायर की, तो साई स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन हमें बताता है। तो साई स्क्वायर की जगह, साई स्क्वायर को हम, साई को तोड़ा है हमने त्रिज्यीय फलन और कोणीय फलन में। तो आर आर जो है वो रेडियल वेव फंक्शन है। तो आर आर के स्थान पर अगर हम आर स्क्वायर आर लें, तो वो उसी किसी भी पार्टिकुलर बिंदु पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, संभावना क्या बता रहा है ये, आर
आर का स्क्वायर, ये ठीक है। तो जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो बेसिकली क्या है कि एक नाभिक हमने लिया है, नाभिक से दूरी है आर, ये जो दूरी है दिस वन, यहां से यहां तक ये दूरी आर, और ये एक दूरी है डी आर। तो नाभिक से आर दूरी पे एक डी आर मोटाई की एक पतली सी परत है, ठीक है। तो आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है, आर से आर से आर प्लस डी आर तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, ठीक है। ये जो है, ये निकालने के लिए हम ग्राफ की, ये निकालने के अगर हम देखें तो निकल जाता है कि क्योंकि आर स्क्वायर जो है और डी आर, ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और ये इसका त्रिविम हो गया, पूरा ले लिया हमने गोला, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये जो फॉर्मूला है, ये हमें ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को बता देगा। तो जो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर एवं आर के मध्य आलेख होता है। ये जो कर्व है जिसमें कि आर दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना, और ऊपर की तरफ जो हम ले रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे दिए हैं, उनको हम देखते हैं कि उनसे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरेस्टिंग, जिससे हम जान पाए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना। तो ये कुछ कर्व है, तो किस किस के लिए है, N1 L0, N इज इक्वल टू 1, 1 L इज इक्वल टू 0, 1s, ठीक है। इसी तरह 2s 2p 3s 3p एंड 3d, ठीक। ये हाइड्रोजन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैं, या रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इनको कहा जाता है। इनके मुख्य बिंदु क्या है कि करके हम देखते हैं। सबसे पहली चीज कि जैसे जैसे आर का मान बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये आर है ना, जैसे आर, तो जैसे जैसे आर का मान बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, जो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये जो क्वांटिटी है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रही है, वो जीरो की तरह अक्सर होती है, ठीक है। ये जीरो हो रहा है ना, यहाँ ये जीरो जा रहा है, ठीक है, नीचे जीरो की तरफ जा रही है, यहाँ भी जीरो जा रहा है, यहाँ जीरो जा रहा है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है, तो उच्च मानों के लिए इसका मान शून्य की तरफ जाता है। ये क्या कहता है कि नाभिक से अधिक दूरी पे, इस नाभिक से जितना दूर हम जाएंगे, बहुत ज्यादा दूरी जड़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती जाएगी। पहली चीज, ओके, क्लियर। दूसरी चीज, जो एस कक्षक हैं उनमें n-1 नोड होते हैं, ठीक है। इसलिए 1s के पास कोई भी नोड नहीं होगा, क्योंकि n-1 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है। ये n-1 सॉरी 2s में एक नोड होता है, 2p के बाद में करेंगे। 3s में n-1 से कितने, 2 नोड होने चाहिए, एक नोड हीरा, नोड हीरा, नोड हीरा। नोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं, उस ऑर्बिटल के बीच में ही इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, वो ऑर्बिटल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहां से और यहां तक इसके बीच में है, लेकिन इसके बीच में कुछ जगह ऐसी हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसको हम नोड कहते हैं, नो इलेक्ट्रॉन जोन कहलाता है वो, ठीक है। दूसरा पी में, तो पी में n-2 नोड होते हैं, तो इसीलिए 2p के अंदर कोई नोड नहीं है। 3p की बात करें तो एक नोड आ गया, है ना, इस तरह। तीसरी चीज, जो हाइड्रोजन में है, जब हाइड्रोजन का ग्राफ बनाया गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और आर के बीच में, तो देखा गया कि 1s जो कक्षक है हाइड्रोजन में, एक ही इलेक्ट्रॉन है और 1s में रहता है, तो 1s के अंदर जो टॉप बिंदु आता है जहां तक इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ आके फिर ये कम होना शुरू कर देती है। तो जो जगह जहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, वो जगह होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम पर, ठीक है। अगर यहां बात करें तो ये जो जगह है, ये वाली जगह,
ठीक है, यहाँ ऊपर से अगर हम मिला लें इसको, मिनट, अगर ऊपर से हम देखें तो ये जो जगह है, दिस वन, जहां पर टॉप है जो इसका, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, उस जगह को अगर हम नीचे लाएं तो ये जगह यहाँ आके कहाँ आती है, ये है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये एग्जैक्टली सेम है जो कि बोहर की त्रिज्या थी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, बोर ने कहा था कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पे वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की, क्वांटम यांत्रिकी की, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर समाहित है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर समाहित है, तो इस दूरी से आगे भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक, और इस दूरी से पहले भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ आगे भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, पीछे भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो संभावनाएं दोनों ओर हैं। इस दूरी से सबसे ज्यादा संभावना है यहाँ है, ये सच है, लेकिन इससे पहले भी संभावना है और बाद में भी संभावना है। तो ये फर्क है बोर के जो थ्योरी थी और क्वांटम जो थ्योरी है उसमें। ओके, नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन जो है अभ्र के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन मैंने पहले भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस तरह रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, संभावना है। इलेक्ट्रॉन एक तरंग के रूप में है जिसकी संभावना है पाए जाने की, ना हम कह सकते यहाँ है ना वहां है, इन सब जगह संभावना, जहां मैक्सिमम संभावना होती है उसको हम कक्षक कह देते हैं सिंपली। ओके, तो 2s 2p 2s 3s और 3p के आलेख में देखें अगर, तो हम एक से ज्यादा शिखर प्राप्त होते हैं जिनकी ऊंचाई भी अलग अलग है ना, तो वो नोड है, इसीलिए क्योंकि नोड है इसमें मैंने बता दिया n-1 और n-2 ये नोड होते हैं। ओके, यदि समान कक्षकों की तुलना करें तो अगर 1s 2s 3s इनमें देखें तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो अधिकतम संभावित दूरी है उसका मान बढ़ता जाता है। इसका क्या मतलब है, देखिए ये 1s है, ये 2s है और ये 3s वाला है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r की बात हम कर रहे हैं, ये r है, तो r यहां कहां था, इससे पहले यहां कहां आ रहा है, ये काफी आगे आ गया है और ये और आगे आ गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावित दूरी है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल है, उस कक्षक का आकार बढ़ता जा रहा है। 1s 2s 3s, तो 3s नाभिक से सबसे दूर होगा, है ना, 3s पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, 1s के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होगी। नेक्स्ट, 3s 3p एंड 3d, यहां हमने बात की किसकी, हाँ 3s 3p 3d, इनमें 3d का शिखर नाभिक के निकटतम है जबकि 3s का सबसे दूर पाया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये सबसे दूर है और 3d सबसे पास है। तो ये इनके जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि s जो है स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल है, जबकि d है वो डबल डबल है, तो ये इसलिए फर्क आता है, नाभिक के ज्यादा पास है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो इससे निकल के निष्कर्ष ये आता है कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है और आर बढ़ने के साथ ही उसकी प्रोबेबिलिटी, जो पाए जाने की संभावना है, वो शून्य की ओर अग्रसर होती है। तो ये थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, नाउ सेकंड है हमारा, जो एक तो हमने पढ़ लिया रेडियल वेव फंक्शन जो ऊपर बढ़ चुके हैं, आर आर जिसे हमने कहा, ठीक है। दूसरा जो वेव फंक्शन है वो कहलाता है कोणीय तरंग फलन, एंगुलर वेव फंक्शन कह लीजिए इसमें। तो इसमें वहां आर आर था, वो डिस्टेंस बता रहा था, यहाँ पे एंगल आएंगे, तो सिर्फ थीटा और फाई ये कोण है, इनसे दिशा का निर्धारण होता है, डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ दिशा का निर्धारण है। यहाँ आर जो है इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी, उसको हम रेडियल वेव फंक्शन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस जो थी वो तो हम पढ़ चुके हैं आर आर के अंदर, त्रिज्यीय फलन जो था, है ना, उसके अंदर पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये एंगल बताएगा, किस एंगल पे, थीटा या फाई के बारे में बताएगा। थीटा फाई क्या है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो y जो थीटा फाई था उसको हमने ऊपर भी देखा था, हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया था, एक है थीटा थीटा और एक है फाई फाई, ये दोनों ही आर पर डिपेंड नहीं करते हैं,
जो रेडियल वेव फंक्शन था आर आर, वो एन और एल पे डिपेंडेंट था, जबकि जो ये वाला है कोणीय तरंग फलन है, ये डिपेंड करता है एल और एम पर। इनिशियली जब हमने मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी थी तो मैंने ये भी बताया था, मुख्य क्वांटम संख्या साइज को बताती है किसी भी परमाणु के, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता, साइज से कोई लेना देना यहाँ नहीं है, यहाँ हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो एल पे डिपेंड करेगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना, दिगंशी क्वांटम संख्या, एंड दूसरी चीज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या पे निर्भर करेगा। थीटा की बात कर रहे हैं ना, थीटा। और जो फाई है वो सिर्फ और सिर्फ एम पे डिपेंड करेगा, ये भी एन पे डिपेंड नहीं करता है और ये भी एन पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एम पे डिपेंड करेगा और ये एल और एम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नाभिक से लेकर अनंत दूरी के मध्य यदि थीटा और फाई कोणों की दिशा में किसी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है तो उसको हम वाई स्क्वायर से दर्शा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो ऊपर दे चुके हैं, साई स्क्वायर इज इक्वल टू आर थीटा और फाई, ठीक है। तो कोणीय और त्रिज्यीय इन दोनों को जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा उसका कि टोटल क्या है। तो यहाँ अगर हम एक चीज और देखें कि जब हम बात करते हैं एल और एम की, तो अगर एल और एम इन दोनों की वैल्यू अगर समान है किन्हीं भी दो कक्षकों के लिए, ठीक है, अगर ये समान है तो फिर ऐसे कक्षकों पे एन और आर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आर आर का और एन का त्रिज्यीय फलन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे होता क्या है, इसकी क्यों मैं बता रहा हूं आपको कि जितने भी एस कक्षक हैं उन सब के लिए एल और एम की वैल्यू बराबर होगी अगर, ठीक है, तो उनका जो शेप होता है वो समान होता है, एन और एल का कोई फर्क नहीं, एन और आर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एन और एल और एम सेम होने चाहिए, ये है। तो एल एस के लिए क्या होता है, इजिकल टू जीरो, एम क्या होता है, इजिकल टू जीरो, ठीक है। तो जितने भी एस हैं उन सब के लिए उनका सबका जो शेप है वो एक जैसे होगा, वो सारे स्फेरिकल होते हैं, हम जानते हैं। जब बात करें पी की, तो पी के लिए भी एल की वैल्यू क्या होती है, 1, और एम की वैल्यू क्या होती है, +1, 0 एंड -1। तो सब सेम है, तीन जितने भी पी होंगे, चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, सब में वैल्यूज यही होंगी। तो वो सारे जो पी कक्षक है वो डंबल आकार के होते हैं, वो एन पे डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई सा भी एन हो, वो डिपेंड नहीं करेंगे, वो डिपेंड किस पे करेंगे, एल और एम की वैल्यू, तो वो सेम है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो जितने भी कक्षक एक जैसे हैं, एस पी डी एफ, वो एन से उनका कोई लेना देना, मतलब एन पे डिपेंडेंट नहीं है, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो शेप है वो एन पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो 2p हो, चाहे वो 4p हो, चाहे वो 6p हो, इन सब का शेप एक जैसे ही होगा, वो होगा डम्बल टाइप, ठीक है। और तीन पाए जाएंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ओके। दूसरी चीज, जो जितने भी एस कक्षक है उनमें जो y है उसका मान स्थिर होता है। तो साई स्क्वायर आर थीटा फाई में थीटा और फाई स्थिर है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उससे सब जगह अगर एंगल उसके निश्चित हो गए जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जब हम पी की बात करते हैं तो वो एंगल डिफाइन डिफरेंट है, इधर ज्यादा है इधर कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इस जगह नहीं है, यहाँ नहीं, बाकी नहीं, बस इन जगहों पे है, तो इसका शेप है डम्बल शेप। जबकि एस में होता है कि सभी जगह समान है, थीटा और फाई पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो सिर्फ आर पे निर्भर कर रहे हैं, डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है, तो इसलिए एस होता है वो स्फेरिकल होता है, बाकी सबका शेप भी इसी तरह डिसाइड होता है। तो जो कोणीय वेव फंक्शन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शेप डिफाइन करने में, इसको समझिएगा। एक तो हो गया रेडियल वेव फंक्शन, तो रेडियल वेव फंक्शन तो डिस्टेंस बता रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे है। जैसे अगर हम बात कर लें पी की, तो ये अगर बना है पी का दो लोब्स इसके अंदर है, डंबल शेप कहा जाता है इसको, तो आर तो सिर्फ डिफाइन कर रहा है कितनी इतनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा है इस जगह है। लेकिन थीटा क्या डिफाइन कर रहा है, थीटा डिफाइन कर रहा है एंगल, कि इस एंगल और इस एंगल के बीच में है, इस एंगल और इस एंगल के बीच में, इस एंगल और इस एंगल के बीच में, तो अगर सारे एंगल्स को मिलाएंगे तो मिलकर के एक जो क्लाउड का ये इस तरह बनता है, वो शेप आता है डबल डंबल। तो जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो तो एंगल डिफाइन कर रहा है कहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और रेडियल जो वेव फंक्शन है वो डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है। तो ये जरूरत थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को आर थीटा फाई में चेंज करने की, कि हम जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आती है, कि हमने मेन वेव फंक्शन को दो वेव फंक्शन में ब्रेक कर दिया, एक रेडियल वेव फंक्शन, एक
एंगुलर वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन तो डिस्टेंस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, और एंगुलर वेव फंक्शन एंगल बता रहा है ना। इस तरह ही अगर हम डबल डंबल की बात करें, जैसे सपोज कोई भी डी ले लेते हैं, एक न्यूक्लियस है ये, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये अगर डबल डंबल है सपोज, ठीक है, तो जो आर है वो क्या बता रहा है? आर तो सिर्फ ये बता रहा है कि इस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन है ना। एंगल जो डिफाइन कर रहा है वो कह रहा है कि इस एंगल पे है, इस एंगल पे है। ये एंगल जो है ना, ये दूरियां, ये सारे ये एंगल बता रहा है कौन? एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंट जो है ना, एंगुलर वेव फंक्शन, सॉरी, ये जो बता रहा है, ये अब्र जो बन रहा है, ये एंगुलर वेव फंक्शन बना रहा है। तो शेप बता रहा है वो एंगुलर वेव फंक्शन बता रहा है। तो ये आज हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन इसका मेजर भी आया था कि हाइड्रोजन के लिए रेडियल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, या रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इनको कहा, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व भी इनको कहा जाता है, इनको डिफाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से लास्ट क्लास होगी इसकी, जिसपे कि हम प्रभावी नाभिक की आवश्यक पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।